अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना वबा की। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 67 अफराद दम तोड़ गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजमूई अमवात 23,702 हो गई। 24 घंटे में वबा से 4,745 अफराद मुतासिर हुए। मस्बत केसेस की शरह 8.18% की सतह पर पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज़ 57,981 कोरोना टेस्ट किए गए। आपको मुल्क भर में जारी कोरोना के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 67 अफराद दम तोड़ गए। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि वैक्सीन की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है कुछ अजला में। क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। कोरोना की चौथी लहर बड़ी शिद्दत से जारी है और इसमें स्पेशली जो डेल्टा वेरिएंट है वो काफ़ी हावी है। यकीनन वैक्सीनेशन इसका हल है, लेकिन वैक्सीनेशन हमें बहुत पहले काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए थी और अभी भी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन जैसे आपने बताया कि कुछ जगहों पे वैक्सीनेशन की किल्लत का सामना है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द मुहैया की जाए और अभी चाइना से मज़ीद वैक्सीनेशन की कैब पहुँच चुकी है। तो वक्ती तौर पे जो किल्लत है ये फौरी तौर पे इंशाल्लाह एक आध दिन में पूरी हो जाएगी। लेकिन आवाम को मुसलसल ये अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है थोड़ी उसमें मुश्किलात आ भी रही हो तो ये जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा इस वबा पे काबू पाना नामुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि सिंध गवर्नमेंट के लॉकडाउन से कितना फ़र्क पड़ा है? क्या केसेस में कमी हुई है? यकीनन जो सख्त इक़दाम उठाए गए थे उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि अगर ये सख्त इक़दाम नहीं किए जाते तो उस दिन जब हमारी स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने थी तो रोज़ाना की बुनियाद पे 200 नए केसेस हॉस्पिटल में आ रहे थे और पहले से हॉस्पिटल्स बिल्कुल कम्प्लीटली फुल थे। तो अगर ये इक़दाम नहीं उठाए जाते तो जो करंट पेशेंट है उनको डील करना मुश्किल था। तो मज़ीद रोज़ाना की बुनियाद पे 200 मज़ीद सख्त बीमार जो हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, जो कि तकरीबन 3000 केसेस रोज़ाना की बुनियाद पे पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, लेकिन उनमें तकरीबन 200 केसेस हॉस्पिटलाइज हो रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे। तो इसने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। अभी पूरा कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि ये वबा इतनी शिद्दत से जारी है, लेकिन उसने काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि डॉक्टर्स को थोड़ा सा टाइम मिला है, हॉस्पिटल्स के जो प्रेशर थे उसको कंट्रोल किया गया, ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन कर लिया गया है। तो एक सांस लेने का मौका मिला है तिब्बी अमले को, ताकि मज़ीद जो आने वाले बीमार है, शदीद बीमार है, उनकी तीमारदारी की जाए और उनकी सेहतियाबी के लिए और उनकी इलाज के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएँ। डॉक्टर साहब, जो NCOC की गुज़िश्ता गाइडलाइंस जो थी वो सामने आई थी, उसके मुताबिक हामला ख़वातीन जो है वो अब मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो लगवा सकती हैं। तो क्या दीगर वैक्सीन का इस्तेमाल अभी जो है वो इतना आम नहीं हुआ है? बाकी वैक्सीन के भी रिव्यू जो कमेटी है वो रिव्यू करने जा रही है इंशाल्लाह कुछ दिनों में, क्योंकि अब तक डेटा अवेलेबल नहीं था कि हामला ख़वातीन या जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही थी जब केसेस या ट्रायल हो रहे थे उन दिनों में इनको शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मतलब कोई नुकसान तो नहीं था लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं था। अब जबकि डेटा काफ़ी अवेलेबल हो चुका है और इन हामला ख़वातीन में और दूध पिलाने वाली माओं को वैक्सीन पिलाने का कोई नुकसान नहीं बल्कि इसका फ़ायदा है, तो यकीनन बाकी वैक्सीन के बारे में भी इसमें माहिरीन की राय ली जाएगी। तो डॉक्टर साहब, क्या लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो भी जो है वो मॉडर्ना ही वैक्सीन लगवाएं? हाँ, फिलहाल तो मॉडर्ना दोनों के लिए बिल्कुल सही है, और लेकिन मेरे राय में दूसरी वैक्सीन भी कारआमद है और उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब तक कमेटी उसकी अप्रूवल नहीं दी थी तब तक फिलहाल गवर्नमेंट ने मॉडर्ना को बिल्कुल सेफ करार दिया गया। और जो लैक्टेटिंग मदर है और हामला ख़वातीन है बिल्कुल ये वैक्सीन लगा सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा जो सूरत हाल है अस्पतालों की ICU बेड्स के हवाले से, उस हवाले से आप क्या बताएंगे? कितना बोझ है इस वक्त हेल्थ सेक्टर पर? इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शदीद दबाव है, लेकिन जब ईद के दिन जब लॉकडाउन था उससे निस्बतन बेहतर है, क्योंकि उस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि ऑलरेडी बेड्स फुल थे, हॉस्पिटल फुल थे और रोज़ाना की बुनियाद पे 200 नए केसेस आ रहे थे।
तो उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन वबा क्योंकि शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और जिस तरह हमने बताया था कि ये 15 तारीख तक ये कराची में पीक तक जाएगी, 15 के बाद इसमें ठहराव आएगा। तो अब तक काफ़ी नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी इक़दाम उठाए जिसमें बेड्स बढ़ाए गए हैं, हॉस्पिटल स्टाफ बढ़ाया गया है, तिब्बी अमला बढ़ा दिया गया है और कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। तो उससे ये फ़ायदा हुआ, थोड़ा सा अगर जो गैप मिला उसमें जो बेड्स है और ज़रूरियात है उसकी वाफिर मिक़दार में फ़राहमी को मुमकिन बनाया गया है। तो अब काफ़ी बेहतर सूरत हाल है बनिस्बत उन दिनों के जब लॉकडाउन लगा रहे थे, लेकिन अब भी हमें चाहिए कि SOPs पे अमल करें और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को मुसलसल जारी रखें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सईद, ये भी बताइएगा टीनेजर्स के हवाले से क्या आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन करवाई जाएगी उनके? जी, ये हमारा एक बहुत बड़ा तबका और बहुत आबादी का हिस्सा ये टीनेजर्स पे मुश्तमिल है और ये क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब तक जो हमारे पास वैक्सीन थे वो ट्रायल में शामिल नहीं थे टीनेजर, तो उस वजह से इनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब 16 साल से ज़्यादा की उम्र लोग इसको वैक्सीन लगाई जा सकती है जो तालिब इल्म है, और नेक्स्ट फेज़ में मज़ीद जो हमारे पास वैक्सीन आएगी और तिब्बी जो माहिरीन उसका जायज़ा लेंगी तो हो सकता है 12 साल से ऊपर वाले तलबा को या टीनेजर्स को भी अलाउ किया जाए। फिलहाल 16 प्लस को अलाउ किया गया। डॉक्टर साहब, 12 साल से कम उम्र बच्चों के हवाले से अभी रिसर्च नहीं हो रही है क्या? अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन कोई वैक्सीन हातमी मार्केट में नहीं आई जो 12 साल से कम उम्र को ये वैक्सीन लगाई जाए। तो वो वैक्सीन रिसर्च के मरहले से गुजर रही है और जब उसका डेटा सामने आएगा तब जाके हम इस नतीजे में पहुंच पाएंगे कि ये वैक्सीन उनके लिए भी कारआमद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। आगे बढ़ते हैं। कराची में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन कराने आने वाले शहरी मुसलसल SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि शहरियों को सहूलियात ना होने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान मिन्हाज से। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में जो है कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन भी है, लेकिन लॉकडाउन जो है कराची का मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आता है। समाजी फासला कहीं नज़र नहीं आ रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर ख़तरात अपनी जगह बदस्तूर मौजूद हैं। जबकि जो कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं, मराकज़ बनाए गए, वहाँ पर भी जो है आवाम का बहुत ज़्यादा रश है और अमले की जानिब से जो है लोगों से ताउन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और शहरी भी जो है वो भी कोरोना वायरस से डरते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर मेरे अकब में ये कैमरा मैन लाइन लगी हुई है, इसमें कहीं भी कोई समाजी फासला नहीं है और किसी को शायद अवेयरनेस भी नहीं है और कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं है एक दूसरे को। और जो अमला है या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो इस हवाले से मुतल्लिका इदारे, वो भी जो है शहरियों को जो है अवेयर करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैं शहरियों से बात करता हूँ, सर समाजी फासला क्यों नहीं रख रहे? एक से दूर दूर क्यों नहीं रह रहे आप? दूर दूर कहाँ से हो जाए जब सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं हो रहे? मास्क भी नहीं लगा रहे सर, यहाँ थोड़ा सा हटते हैं से वो जो फिर बीच में बंदे घुस जाते हैं और फिर। शुक्रिया कामरान मिन्हाज अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बचा जितनी ज़्यादा चीखें उठेंगी, जितनी ज़्यादा रोना रोया जाएगा, वो इस बात का सबूत है कि ये कमज़ोर हुकूमत है, ये चोर हुकूमत है, ये करप्ट हुकूमत है और जो अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ सिर्फ उनकी सेहत पर सियासत करना जानते हैं, क्योंकि ना ये कारकर्दगी दिखा सकते हैं, ना ये आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। इनकी हर पॉलिसी, इनका हर इकदाम सिर्फ और सिर्फ अपने ATMs, माफियाज और फ्रॉड्स की जेबें भरना है। कल जब ये खबर आई कि बस मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा सकती और ना ही आवाम को रिलीफ दे सकती है। इस वक्त बराह रास्त आप ये देख रहे थे इस्लामाबाद में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका माइक जो है वो गिर गया है, जिसके बाद अब वो दोबारा गुफ्तगू कर रही हैं। बता रही थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए सुबह सुबह आपको तकलीफ दी कि इससे पहले एक शैतानी टोला
झूठे और बहरूपिये जागें और वो वही राग अलापना शुरू कर दें जो कौम 3 साल से सुन रही है, और जिनके पास अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करने का बयानिया है, क्योंकि वो खुद एक कमज़ोर हुकूमत है, वो चोर हुकूमत है, करप्ट है, फ्रॉडिये हैं और बहरूपिये हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करना जानते हैं। कल जब ये खबर आई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई की थी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, वो होम ऑफिस यूके ने वहाँ से माजरत कर ली है, उसके बाद असल ईद उन कराए के तर्जुमानों की हुई जिनको अपनी कारकर्दगी बताने के लिए तो आवाम के पास कुछ नहीं है। वो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जिसमें ये बयान करें कि आटा आज इतना सस्ता हुआ है, आवाम के लिए चीनी, बिजली, गैस, दवाई आज हमने सस्ती की है। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कराए के तर्जुमानों की सुनने को नहीं मिलेगी। जिस वक्त ये खबर आई तो मैं उसकी हकीकत बताती चलूं कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। मियां नवाज शरीफ साहब का वीज़ा एक्सपायर हुआ और जो कोई भी यूके में मौजूद हो, जब उनका वीज़ा एक्सपायर होता है तो वो एक्सटेंशन के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है, और एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना वीज़ा एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दी, जो होम ऑफिस ने माजरत की, और उसी होम ऑफिस ने उस फैसले के अंदर जहां माजरत का फैसला है उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा कि आप इस फैसले के खिलाफ राइट ऑफ अपील रखते हैं इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर, और उसी राइट ऑफ अपील जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर मियां साहब रखते थे उनके लॉयर्स ने वो दायर कर दी है। और जब इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन का प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है तो जो होम ऑफिस का फैसला होता है वो इनइफेक्टिव होता है, और जब तक ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन का फैसला नहीं देता तब तक मियां साहब का यूके का स्टे कानूनी करार दिया जाता है। और इसके ऊपर कराए के तर्जुमानों की ईद हुई, क्योंकि असल मकसद तो सिर्फ नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, 3 साल में एहतसाब का बयानिया दफन, जो झूठे इल्जामात लगाए उसकी हकीकत दफन। नवाज शरीफ से लेकर, शहबाज शरीफ से लेकर, हमजा शहबाज से लेकर, मरियम नवाज से लेकर तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत सजाए मौत की चक्कियों में रखा, झूठे इल्जामात लगाए, और जब एक धेले की करप्शन, किकबैक, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और एक शाइबा, कहीं एक जगह के ऊपर भी कोई शुबा भी नहीं कि कोई करप्शन हुई है। 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम और हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की तख्ती है। एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके अपने झूठे इल्जामात के ऊपर। और ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये लाहौर हाई कोर्ट कह रही है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और जहां सबूत देने की बारी आई वहां भाग गए, जहां सबूत देने की बारी आई वहां शहबाज शरीफ से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। यह है असल हकीकत। और क्योंकि झूठे इल्जामात थे, क्योंकि कराए के तर्जुमान हैं जो सुबह दोपहर शाम बयानात देते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, आवाम से कोई सरोकार नहीं, उस वक़्त कराए के तर्जुमानों ने तबला बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है। और मैं उनको बताती चलूं, इस मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहती हूं पाकिस्तान की आवाम को और कराए के तर्जुमानों को, क्योंकि इतनी पार्टियां बदलते हैं, इतनी वफादारियां बदलते हैं कि अपना बयानात बदलते हुए भी शर्म नहीं आती। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूं कि नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने किसने भेजा?
नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भेजा। अक्टूबर 11 से पहले 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने नैब की कस्टडी के अंदर, जब अक्टूबर 11 को नवाज शरीफ साहब तो कोर्ट लखपत में थे, अगर नैब न्याजी गठजोड़ ने कोई और तफ्तीश करनी थी, कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, कोई और झूठा इल्ज़ाम लगाना था, तो मियां साहब की कोर्ट लखपत के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती थी? क्यों 11 अक्टूबर 2019 को मियां नवाज शरीफ साहब का रिमांड हुआ और नैब ने अपनी कस्टडी में दिया और हेड ऑफिस लाहौर में उनको शिफ्ट किया गया? वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी जो नैब कोर्ट लखपत में मियां नवाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे, जेल में थे, जो झूठे बुनियाद के ऊपर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सजा सुनने के बाद पाकिस्तान वापस आए? उनको कहते हैं कि वो भाग गए हैं, शर्म आनी चाहिए। और उन झूठे इल्जामात की हकीकत जस्टिस शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक जज साहब के बयानात के अंदर मौजूद है। जब 11 अक्टूबर को उनको शिफ्ट किया गया नैब की कस्टडी में, तो 21 अक्टूबर को, उससे पहले 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने कहा कि मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनसे मिलने दिया जाए, उनका टेस्ट कराया जाए। उनको टेस्ट करने की और मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जब 19 तारीख को डॉक्टर अदनान 19 अक्टूबर को मिले तो उनका टेस्ट हुआ और 21 तारीख को मियां साहब के प्लेटलेट्स जो थे वो 6000 पर पहुंच गए थे नैब की कस्टडी के अंदर। तो इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बताओ कि नैब के अंदर क्या हुआ जिससे मियां साहब की जो तबीयत थी वो ख़राब हुई? ये पर्चा तो नैब के ऊपर होना चाहिए। और कस्टडी में नैब की तबीयत मोहम्मद नवाज शरीफ की खराब हुई हुकूमत की कस्टडी के अंदर। जो पहले कोर्ट लखपत में थे उनको नैब शिफ्ट किया गया साजिश के तहत। क्या किया मियां साहब के साथ? 21 तारीख को जो उनके प्लेटलेट्स पूरे 2 हफ्ते 10 दिन का रिमांड, उसके बाद 21 तारीख को मियां साहब का जब रिपोर्ट आई और जब चेकअप हुआ तो प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर चुके थे। मियां साहब को 21 अक्टूबर को शिफ्ट किया गया सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, और सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो हुकूमत का अस्पताल है। वहाँ मेडिकल बोर्ड बना हुकूमत का, जो पंजाब हुकूमत का था, जिसको प्रिंसिपल सर्विसेज हॉस्पिटल हेड करते थे। वहाँ मेडिकल बोर्ड बना और इमरजेंसी नाफिज हुई जो पंजाब हुकूमत ने लगाई, जो वजीर हेल्थ की थी, सेहत की वजीर ने सर्विसेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगाई जब नवाज शरीफ साहब को लाया गया नैब की कस्टडी के पास से। और उसके बाद 25 अक्टूबर को पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने मियां साहब को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल दी। और क्या कहा मैं बताती हूँ। उसके बाद ये बताने से पहले 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर सर्विसेज हॉस्पिटल, पंजाब हुकूमत का हॉस्पिटल, पंजाब हुकूमत का बोर्ड, उसकी सिफारिशात के ऊपर मियां साहब को बेल दी। 29 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल दी। और वहाँ जो मेडिकल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ द 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर इज बैटलिंग फॉर हिज लाइफ, ये वर्ड्स थे। और नैब के ने अपने तमाम एतराज़ात उस एप्लीकेशन से हटाए मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। उसके बाद जो बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कोर्ट में कहा, मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई, उसमें कहा his body not making platelets and doctors are maintaining it artificially. Mian Saab was battling for his life according to Punjab Hukumat, Punjab Services Hospital Board, Punjab Services Hospital Board, Medical Board representative और मेडिकल रिपोर्ट जो जमा कराई गई पंजाब हुकूमत की तरफ से। और ये किराए के तर्जुमान कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके गए हैं।
मियां नवाज शरीफ साहब की ये रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने जमा कराई और जिसमें यास्मीन राशिद ने सिग्नेचर करके वो बोर्ड हाई कोर्ट में तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने वीज़ा की मियाद ये दरख्वास्त दी थी जिसको मुस्तरद कर दिया। आगे बढ़ते हैं, खबर दें आपको, पंजाब में बारिश का धुआंधार स्पेल जारी है। लाहौर, फैसलाबाद, झंग समेत पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिश, योब में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। महकमा मौसमियात ने मजीद चंद रोज तक बारिश जारी रहने की नवीद सुना दी। पंजाब में मौसम मेहरबान, ठंडी हवाएं, तेज बारिश मजीद भी होगी। मौसमियात वालों का फरमान, मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम सुहाना, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुल्क भर में मानसून का जोर, पंजाब भर में बारिशों का शोर। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, सरगोदा, मियांवाली, जहलुम और पिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिश, मौसम सुहाना हो गया। बाज़ इलाकों में बिजली के फराहमी मुअत्तल, कराची वाले बारिश का इंतजार करते रह गए। इस्लामाबाद में भी मौसम खुशगवार, तेज हवाओं, गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान, मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, कोहिस्तान, सवात, दीर, मालाकंड, पेशावर, मर्दान, सवाबी, कुरम, कोहाट, बनू, वजीरिस्तान और DI खान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश की नवीद है। बलूचिस्तान के इलाके योब में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। चंद मकामात पर यालाबारी, गली मोहल्लों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सिंध के बेशतर जनूबी इस्लाम में मतला बरालूद रहने के साथ ठट्टा, बदीन और थरपाकर में हल्की बारिश, बूंदाबांदी की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज तुरबत गर्म तरीन इलाका रहा, जहाँ दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।